Hello everyone, welcome back to your own channel, The Dhruv Gulati Show। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा हमने आईपीओ को ना थोड़ा सा डिस्कस किया था, बिल्कुल थोड़ा सा, मगर उसमें हमने स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से पूरा समझा था। स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं। पर हमने उसमें मैंने एक जिक्र किया था आईपीओ का और कहा था इसको हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आईपीओ को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा समझेंगे। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या होता है, क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद जान जाएंगे कि आईपीओ क्या होता है और क्या आईपीओ आपके लिए है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सा वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो इस आईपीओ का जो मतलब है उसे हम समझते हैं ऐसे कि मान लीजिए किसी कंपनी को ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए कंपनी सबसे पहले तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए खुद को रजिस्टर करेगी। मान लेते हैं उस कंपनी की 10 फैक्ट्री हैं, तो वो 10 फैक्ट्री को अगर उसे 100 फैक्ट्रियों में बढ़ाना है, यानी 10 फैक्ट्री हैं उसको 100 फैक्ट्रीज़ बनानी है, 1000 फैक्ट्रीज में बनानी है, तो उसके लिए चाहिए उसे पैसा। और हमने पिछली वीडियो में समझा था वो तो पैसा या तो डेट ले सकती है या फिर पब्लिक से पैसा ले सकती है। लेकिन अगर उसे पब्लिक से पैसा चाहिए तो उसे करना पड़ेगा खुद को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर। तो जब कोई कंपनी खुद को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करती है ना, तो उसका जो पहला स्टेप होता है, इसे समझते हैं कंपनी का एक तरीके से बर्थडे है। यानी अब कंपनी बड़ी हो रही है, कंपनी बड़ी हो चुकी है, अब वो स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखने वाली है। तो जो स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखते ही जो पहला स्टेप होता है ना कि आज वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है, उससे पहले वो अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करती है, जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये हो गया एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि आईपीओ होता क्या है। अब हम इससे समझते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है और आईपीओ में इन्वेस्ट हम क्यों करें। आखिर कितनी कंपनीज खुद को लिस्ट करती हैं, तो इसमें फ़ायदा क्या है, हमारा एज ए इन्वेस्टर फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों आईपीओ जो होता है ना, वो कंपनी जब तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई एनएससी और बीएसई में, उससे पहले वो एक इनिशियल जो है पब्लिक को ऑफ़र करती है कि हम ये हमारा इशू प्राइस है, हम ये प्राइस पर आपको मार्केट में लिस्ट होने से पहले अपने शेयर दे रहे हैं कि आप इस इशू प्राइस पे, सपोज़ करें 100 रुपये उसका प्राइस है, तो आप इस प्राइस में हमारे शेयर ख़रीद सकते हो। तो अब जो इन्वेस्टर हैं वो जब एक बार इसके शेयर खरीद लें तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमने 100 रुपये में इसका इशू प्राइस पर शेयर खरीदा, ठीक है, आईपीओ में, और जो कंपनी एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद जब शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, तो सपोज़ उसका प्राइस 200 रुपये हो गया, तो यहाँ पे हमें जो होता है कैपिटल गेंस होता है, लिस्टिंग गेंस जिसे हम कहते हैं। तो हमने 100 रुपये में शेयर खरीदा था आईपीओ जब उसका आया था कंपनी का, लेकिन जब वो लिस्ट हो गई एनएससी बीएसई पे, तो उसका वही स्टॉक प्राइस 200 रुपये में लिस्ट हुआ, पैसा डबल हो गया। इसमें आईपीओ में पैसा डबल भी हो जाता है कभी कभी बार, और कभी कभी इससे उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए कंपनी ने इशू प्राइस रखा 145 रुपीज़ का, 145 का कंपनी ने इशू प्राइस रखा, मगर जब कंपनी लिस्ट हुई तो वो 100 रुपये हो गई। तो वहाँ पर जो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर जब कंपनी लिस्ट हुई 100 रुपये के प्राइस पे, लेकिन इशू प्राइस उसका 145 था, तो अब इसमें इन्वेस्टर्स को कुछ लॉस होता है। तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो हड़बड़ा जाते हैं और अपने शेयर्स बेच देते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे एग्जांपल देखे होंगे कई जिसमें कंपनीज का इशू प्राइस ज़्यादा था, लेकिन जब वो लिस्ट हुई तो उसका स्टॉक का प्राइस थोड़ा कम था, मगर आज की डेट में अगर आप उन स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो वो बहुत 2,000% की ग्रोथ दे चुके हैं वो स्टॉक्स। तो हमने समझ लिया आईपीओ होता क्या है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं। अब आईपीओ में एक सवाल आता है कि आईपीओ अगर हमें ख़रीदना है तो क्या हमें आईपीओ का जैसे स्टॉक का एक शेयर मिलता है, आईपीओ का हमें एक शेयर मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। आईपीओ जो होता है वो आपको लॉट वाइज अलॉट होता है, यानी अगर आप एक शेयर चाहते हैं ना किसी आईपीओ में, तो ऐसा नहीं होता। सपोज़ कुछ कंपनीज़ का 40 का लॉट होता है, 14 शेयर्स का लॉट, 15 शेयर का लॉट और 80 शेयर का लॉट, ऐसे तो आपको लॉट्स में मिलता है आईपीओ, एक सिंगल आप शेयर नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली अगर लॉट्स में मिलता है तो उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आप एक शेयर नहीं खरीद सकते आईपीओ में, आपको लॉट में ख़रीदना पड़ेगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है तो यानी आप मान लीजिए 10,000 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, इससे भी ज़्यादा ही लगते हैं आईपीओ में। वैसे आप जितना ले पाएँ, 10,000 एक हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं कि इतना तो चाहिए। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स की बात, और आईपीओ में इन्वेस्ट कितने पैसों से कर सकते हैं। अब आता है कि आईपीओ क्या हर किसी को मिल जाता है, यानी अगर मैं आज चाहूँ एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो क्या मुझे अलॉट हो जाएगा? तो कुछ केसेस में ऐसा होता है, लेकिन जैसे आपने कुछ आईपीओ देखे होंगे तो आईपीओ 2 उसमें कंडीशन पे वर्क करता है। पहला स्पेक्यूलेशन,
और दूसरा जो लोग रिसर्च करके खरीदते हैं। स्पेकुलेशन मतलब कि आज मेरे को किसी ने बता दिया कि यार इस कंपनी का टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO लॉन्च हो रहा है, इसमें पैसा लगा दे, पैसा बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने आगे किसी को बताया, उसने आगे बताया, तो एक स्पेकुलेशन हो गई। इससे क्या होगा कि जो IPO है ना वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। अब IPO में जो बेसिकली IPO में 3 तरीके के लोग पैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं, इनके लिए IPO के 50% शेयर लिस्ट है। सपोज़ एक IPO में 100 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, तो वैसे ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा होते हैं, पर हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 100 या 1000 शेयर है। तो अब जो 100 शेयर है ना, उसमें से 50 शेयर ऑलरेडी रिजर्व्ड है, कोटा सिस्टम टाइप ऑलरेडी रिजर्व्ड है कि ये NIIs के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है कि वही खरीद सकते हैं। और जो बाकी 15% है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी जो 2 लाख से अबव पैसा लगाएंगे ना IPO में, उनके लिए बाकी के 15% रजिस्टर्ड है, हो गया 65। बचे जो 35% है शेयर IPO में, वो हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा जाता है। रिटेल इन्वेस्टर मतलब जो 2 लाख से कम पैसा लगाएंगे IPOs में। तो बचे हुए 35% हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। अब सवाल आता है कि 35% यानी अगर 35 शेयर है और 100 लोगों ने पैसा लगा दिया, तो 70 लोगों ने सब्सक्राइब करना चाहा IPO को, तो क्या 70 लोगों को मिल जाएगा 35 शेयर? तो ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होगा, इसमें एक लॉटरी सिस्टम होगा जिसमें रैंडम लॉटरी के बेसिस पे आपको IPO अलॉट होगा, उसके शेयर अलॉट होंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर 35 शेयर हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है, और 70 लोगों ने कर दिया कि हम 70 लोग हैं, हम सबको एक शेयर चाहिए, तो उसमें लॉटरी बेसिस पर जिस पर्सन का भी निकलता है उसको वो शेयर अलॉट हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। यानी अगर 35 शेयर थे और 70 लोग आ गए तो ओवर सब्सक्राइब हो गया ना, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन क्वांटिटी तो लिमिटेड ही है, तो ये ओवर सब्सक्राइब की कैटेगरी में थे। सिमिलरली यही कंडीशन, ओवर सब्सक्राइब की कंडीशन NIIs में भी, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो 15% और पहले आपको बताया था 50% वाला, उसमें भी अगर ओवर सब्सक्राइब की कंडीशन आ जाती है तो उसमें भी ऐसे ही अलॉट होते हैं IPO के शेयर्स। तो वैसे आई होप आपको अभी यहाँ तक समझ आ गया हो कि IPO होता क्या है, IPO में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अब बात आती है कि IPO में इन्वेस्ट करने का कुछ फ़ायदा है या नहीं, या हमें नहीं करना चाहिए। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि कुछ IPOs जो होते हैं वो इशू प्राइस के बाद उनकी जो लिस्टिंग प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होता है। कुछ IPOs होते हैं जो कि लिस्टिंग के बाद इशू जो प्राइस होता है उनका, तो लिस्टिंग प्राइस बहुत कम होता है, उसमें कई बार इन्वेस्टर्स का लॉस भी हो जाता है। तो इसमें जो होता है ना, इसमें प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि IPOs तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक होती हैं, तो हम किस में पैसे लगाएं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ती है, हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए कि कंपनी के फाउंडर कौन है, CEO कौन है, कंपनी का को-फाउंडर कौन है, कंपनी की टीम में कौन कौन है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल, क्योंकि हमें बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा, तभी हम ये बता पाएंगे कि कंपनी आगे चल के ग्रो करेगी या नहीं। और हमें कंपनी के अभी तक का पूरा बिजनेस समझ के ये समझना पड़ेगा कि कंपनी ने क्या हद तक प्रॉफिट किया है, क्या हद तक कभी कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल रही है तभी हम ये लगा पाएंगे अनुमान कि आगे चल के भी वो प्रॉफिट में रहेगी या नहीं। तो एक बार हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर ली और कंपनी की पूरी बैलेंस शीट वगैरह चेक कर ली, उसके बाद हम आराम से ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें IPO में पैसा लगाना है। एक बार हमने पैसा लगा दिया, उसके बाद तो अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, यानी उसकी स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें लॉटरी सिस्टम पे ही हमें अलॉट होगा IPO में शेयर्स। और कई बार कम भी शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डिमांड बहुत ज़्यादा है पर क्वांटिटी लिमिटेड है, तो लॉटरी बेसिस पर शेयर होते हैं। कई बार आपने 100 शेयर के एक पूरा उसके लॉट के लिए किया हुआ, 2 लॉट के लिए किया हुआ, हो सकता है आपको एक ही लॉट मिले, तो ऐसा भी कुछ केसेस होते हैं। तो प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत है ये डिसाइड करने से पहले कि क्या हमें IPO में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। एक बार आपने ये सब कर लिया तो उसके बाद आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं। तो अब हम थोड़ा और डीपली समझते हैं इस टॉपिक को कि कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपनी आप सबको डेस्कटॉप की स्क्रीन पर लेकर, जिसमें हम बेसिकली आराम से समझेंगे कि कितने IPOs आए और किन्होंने कैसा परफॉर्म करा, तो जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर लग जाएगी कि IPO फंक्शन कैसे करते हैं। तो चलते हैं वहाँ से, और आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। तो उसके डेस्कटॉप पे जाने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको आज की वीडियो में मज़ा आया देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड
तो गाइस अभी आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो जितने भी हम यहाँ पे कंपनीज देख रहे हैं इनके अभी IPOs आए हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्राइस दिख रहा है 660 493 ये है इशू प्राइस। और जो राइट हैंड साइड पर नीचे दिख रहा है IPO लिस्टेड एट, ये है जिस प्राइस पर IPO लिस्ट हुआ था। अगर आप देख ही सकते हैं कि जो ये देखिए फीडबैक फाइनेंशियल का 140 था बट ये 137 पर लिस्ट हुआ, तो कुछ लॉस हुआ। सिमिलरली 500 रुपये पर टाटा टेक्नोलॉजीज इशू प्राइस था और पर ये लिस्ट हुआ था 1199 पे, यानी आप देख सकते हैं 140% का गेन।